हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। जैसा कि देखिए मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, तो वीडियो नंबर ये 3 है, सेट नंबर हमारा 3 है। ये इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं डीआरडीओ और इंडियन ऑयल के लिए, ठीक है। तो ये जो वीडियो रहेगा वो आपके लिए, देखो सभी ब्रांच जो दे रखी हैं, आरएसी भी दे रखा है, वेल्डर है, मशीनिस्ट है या फिर फिटर है, तो 4-5 जो ब्रांच दे रखी है उन सभी के लिए रहेगा, क्योंकि डीआरडीओ में मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आईटीआई में भी मिक्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। ये ना सोचें कि आरएसी का तो आरएसी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो जो ज्यादा है, जैसे आरएसी वाला है तो आरएसी की ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहने का मतलब ये है। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखो भाई, क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन नंबर डालना भूल गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ में आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिक फायर इज एक्सटिंग्विशर इज बाय, मतलब एक्सटिंग्विशर विद्युत से लगी आग को बुझाया जाता है, ठीक। कौन से बुझा भाई? जो विद्युत में जो आग लगी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फायर जो लगी होती है, किससे बुझाते हैं भाई? पानी से, या फिर ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर से, या फिर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो गया, या फिर आपका सीटीसी फायर एक्सटिंग्विशर हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा, सीटीसी, ठीक है। इसको डिटेल में देख लेते हैं, पूरा ढंग से देखना, वीडियो को छोड़ना मत। आप अगर इस पूरी वीडियो को देख लोगे तो आप बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है। इतना दावा है बस। चलो आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीटीसी का जो मतलब होता है, देखो सबसे पहले हम टाइप ऑफ फायर देख लेते हैं, जल्दी से एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं, ठीक है। टाइप ऑफ फायर, देखो टाइप ऑफ फायर जो होती है वो टाइप ए की होती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और टाइप डी, ठीक है। ये फायर होती हैं, आपको सभी को पता होगा। यहाँ पे टाइप ए की जो फायर होता है वो किस में लगती है? वो लकड़ी में लगती है, वुड में लकड़ी होती है, पेपर, ठीक, इस टाइप की फायर लगती है। इसको बुझाने कैसे बुझा सकते हैं? इसको वाटर से बुझा सकते हो आप, या फिर आप वाटर से, या फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने सिलेंडर जो देखा होगा उससे आप बुझा सकते हो इस वाली फायर को, ठीक है। उसके बाद टाइप बी की फायर आती है, वो किस टाइप की आती है बताओ? टाइप बी की फायर जो आती है वो ऑयल वाली फायर आती है। जैसे मान लो कि आपकी पेट्रोल एंड डीजल, इस टाइप की फायर होगी तो टाइप बी की फायर में आएगी। ये ज्वलनशील तरल होते हैं, ज्वलनशील तरल, हिंदी में भी बता दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए टाइप सी की जो फायर है वो गैस में आती है, गैस, जैसे ज्वलनशील गैस होती है ये, ठीक है, ज्वलनशील गैस। जैसे एलपीजी हो गया, एलपीजी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है। और इसका जो घटक होता है वो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है, ये ध्यान रखना, ये प्रोपेन, ठीक है, क्योंकि एलपीजी का मुख्य घटक पूछ लेता है कि एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। और ये जो सदस्य हैं वो एल्केन के हैं भाई, ठीक है, एल्केन। आपको सबको पता ही नहीं चल रहा होगा एल्केन क्या है, अगर 12th करा हो तो आपको पता होगा, ठीक है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, केमिस्ट्री में आती है सारी चीजें। तो एलपीजी में जैसे मान लो आपका एलपीजी गैस हो गई, ठीक है, मैथेन हो गया, मैथेन गैस, ठीक है। मैथेन के बाद देखिए आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लेते हैं भाई, प्रोपेन हो गया, ठीक है। ये गैसें होती हैं। बाकी टाइप डी की फायर में देखो आपके मेटल में जो आग लग जाती है, मेटल्स जैसे देखो कौन कौन सी फायर लगती है, जैसे मान लो ट्रांसफार्मर में आग लग गई आपकी, ट्रांसफार्मर, या वायर में आग लग गई आपकी, ठीक है, वायर जो प्लग होता है, वायर स्विच जो प्लग होता है, ठीक है, उसमें आग लगी, तो इस टाइप की जैसे मेटल में फायर लग जाती है। जैसे मान लो कि कह दिया कि जर्मेनियम में आग लग गई, या फिर उसके बाद इस तरीके से आग लग जाती है। तो इसको कैसे बुझाते हैं भाई? टाइप डी की फायर को कैसे बुझाते हैं? सीटीसी से। सीटीसी क्या होता है? कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक है, इससे बुझाते हैं। हिंदी वाले परेशान ना हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड होता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, नोट्स बनाना आराम से खुद के, हिंदी वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। और यहाँ पे इसको कैसे बुझाते हैं भाई? इसको देखो, ये तो पेट्रोल डीजल की जो आग हो गई उसको कैसे बुझाते हैं बताइए, कोई बताएगा? मैं लाल पेन से लिख रहा हूं, ठीक है। पेट्रोल डीजल की जो आग है उसको हम कैसे बुझाएंगे? इसको बुझाएंगे भाई किससे? आप बुझाओगे वाटर से एंड प्लस फोम,
ठीक है, वाटर प्लस फोम होता है। ये जो एलपीजी गैस है वो किससे बजाओगे आप, बताइए। डीसीपी पाउडर होता है, डीसीपी। ये क्या होता है, डीसीपी क्या होता है, बताइए। डीसीपी का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर, ठीक है, ड्राई केमिकल पाउडर। तो ये देखो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इससे देखो, इससे इस तरीके से क्या आपका रिवीजन होता जाएगा साथ साथ में, ठीक है। हम रोज कराएंगे इस तरीके के क्वेश्चन, तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा। एक्स्ट्रा पॉइंट जो निकल के आते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब आगे देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डेंसिटी ऑफ बॉडी इज डिफाइन एज, मतलब पिंड की जो सघनता की परिभाषा है, सघनता मतलब घनत्व, ठीक है, घनत्व की परिभाषा क्या है, तो वो कह रहा है फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट आयतन पर बल, या फिर मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट आयतन पर द्रव्यमान, प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम होता है, यूनिट आयतन पर दाब, या फिर एक्सीलरेशन पर यूनिट होता है, यूनिट आयतन पर त्वरण। तो क्या आंसर होगा इसका भाई, बताइए। तो मास होता है, डेंसिटी होती है, वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। यहाँ पे देखिए मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो बी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। उसको डिटेल में देख लेते हैं पूरा, डेंसिटी ऑफ वाटर देखते हैं, डेंसिटी ऑफ मास देखते हैं, सब कुछ देखने वाले हैं फुल्ली डिटेल में, ठीक है। चलिए अब देखिए डेंसिटी के बारे में मैं आपको बता दूं। देखो डेंसिटी होता है द्रव्यमान, तो यहाँ पे मैं दोनों में लिख रहा हूं, ठीक है, ठीक है। डेंसिटी स्पेलिंग DENSIT बाई, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। यहाँ पे अभी लिख रहा हूँ मास अपॉन वॉल्यूम, हिंदी में भी लिखूंगा अभी, ठीक है। और ये हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो डेंसिटी होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर नहीं, डेंसिटी क्या होता है भाई, हिंदी में क्या होता है डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ठीक है। द्रव्यमान बटे आयतन होता है, ये होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये चीज हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखो कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बता दूं। आप अगर डेंसिटी से समझते क्या हो आप, देखो यूनिट सबसे ज्यादा पूछी जाएगी, ठीक है, यूनिट पूछी जाती है तो इंपॉर्टेंट है ये दोनों में लिखा दिया है मैंने, ये भी यूनिट है इसकी, ठीक है। डेंसिटी को हमने क्लियर किया। अब डेंसिटी देखो, जैसे अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर DENSIT बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। और एक होता है डेंसिटी ऑफ पेट्रोल, या फिर पेट्रोल या ऑयल जो भी कह लो, पेट्रोल या फिर डीजल। अब कहते हैं किसकी ज्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है, बताइए। आपको पता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंडियन ऑयल में तो पूछा जा सकता है और उसमें भी पूछा जा सकता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है क्योंकि मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो किलोग्राम में करते हैं, इसका यूनिट होता है, एंड आयतन होता है वो मीटर क्यूब में करते हैं, ठीक है। तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया। यहाँ पे जो वाटर की डेंसिटी होगी, वाटर मतलब क्या हो गया आपका, पानी हो गया, तो पानी की जो घनत्व हो गया वो हो गया 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, ठीक है, पर मीटर क्यूब। ये नोट्स बना लेना भाई, ठीक है। उसके बाद देखिए डेंसिटी ऑफ पेट्रोल होता है, वो लगभग 750 से लेके 800 के बीच में होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब कहोगे भाई किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मान लो कि आपका है, यहाँ पे मैं ऐसे करके बनाता हूं, ठीक है, थोड़ा समझना। आपने कभी देखा होगा जैसे पानी भरा है, ठीक है, पानी भरा है और इस पानी में तुमने क्या डाल दिया, ये क्या है, ये पानी है, वाटर है, ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। और इसमें आपने क्या डाल दिया, इसके ऊपर डाल दिया आपने तेल डाल दिया इसमें, ठीक है, जैसे मिट्टी का तेल डाल देते हैं आप किसी भी कभी कभार, ठीक है, मच्छर मारने के लिए। तो मिट्टी का तेल डाल दिया तो ये क्या हुआ, समझ रहे हो ना आप, मिट्टी का तेल जो डाला आपने, ये क्या हुआ, ऊपर केरोसिन ऑयल आया, ठीक है, केरोसिन ऑयल,
मतलब मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, ठीक है। मिट्टी का तेल ऊपर हो गया, ठीक है, और वाटर नीचे हो गया। तो इसका मतलब क्या है आप समझ लीजिए, इसका मतलब ये है कि जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाता है। तो देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी है, वाटर की डेंसिटी भाई कितनी है 1000 है, तो इसका मतलब वो नीचे आ गया, ठीक है, वो नीचे रह जाएगा। और जिसकी डेंसिटी कम होगी, कम है, वो ऊपर रह जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट लिख लेना, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे रह जाएगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर तैरेगा, तो फ्लोटिंग करेगा ये मिट्टी का तेल ऊपर, ठीक है। ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट जैसे और भी बचे हैं, जैसे मान लो आपको समुद्री वाटर की डेंसिटी पूछ लिया है, ठीक है, समुद्री वाटर की, समुद्री वाटर डेंसिटी लिख लेना भाई, ठीक है। समुद्री वाटर मतलब जो समुद्र का जो पानी होता है, सी वाटर बोलते हैं, उसका जो डेंसिटी होता है वो 1020 होता है, ठीक है, 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारे पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो लिख लेना, ठीक है। अभी आपसे जैसे मान लो कि फोर्स का पूछा जाए, ठीक है। अब ये सारी चीजें अलग हो गई, ठीक है, ये लिख लेना। फोर्स बराबर क्या होता है, F बराबर ma होता है, ma मतलब फोर्स बल होता है, ठीक है। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो फोर्स F बराबर ma होगा तो क्या होता है, m द्रव्यमान होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये होता है त्वरण, ये चीज हो गई। तो इस तरीके से मतलब यूनिट पूछ सकते हैं, ये यूनिट है, ठीक है, बल की यूनिट है, ये यूनिट होगी। पावर अगर पूछी जाए तो P बराबर W/T होता है, ठीक है, और पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अगर आपसे वर्क की पूछ लिया है, वर्क बराबर W बराबर क्या होता है, F/D, मतलब F क्या हो गया आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली। तो फॉर्मूले क्या है, मैं रिवीजन आपको कराता रहूंगा, बस आप लिखते रहना, थोड़ा थोड़ा स्पेस देना। जैसे मान लो कि फोर्स लिख लिया, थोड़ा स्पेस देना कॉपी में, क्योंकि अगर फोर्स से अगर कुछ भी और क्वेश्चन जैसे आ गया तो वहां पे आप लिख सकते हो। और मैं अगर वर्क कराऊंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, उसमें पावर करा दूंगा तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया ना डेटा, ठीक है। अच्छा लग रहा हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है, मेहनत लगती है सारे कंटेंट बनाने में, ठीक है। चलो देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कन्वर्ट 60 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, मतलब कह रहा है कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करें, मतलब 60 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, आपको फ़ारेनहाइट में बताना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं अभी किस तरीके से इसको करेंगे, वो आपको पूरा फुल्ली देखना है, इसका फॉर्मूला होता है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, 60 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, और किस में कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट, ठीक है, स्पेलिंग HEIT, फ़ारेनहाइट, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो जाती है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो परेशान मत होना। डिग्री सेल्सियस आपको 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, समझना चीजों को, 60 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ये क्या चीज है, ये है टेम्परेचर स्केल। देखो जैसे मान लो आपको दे दिया 60 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उसके बाद देखिए ये दे दिया आपको 50 104 फ़ारेनहाइट ऐसे करके दे दिया, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको दे दिया 273 केल्विन, ठीक है। ये तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये सारे ये जो चीज़ हैं वो है क्या, ठीक है। तो ये है भाई टेम्परेचर स्केल है, ठीक है। ये क्या है, टेम्परेचर स्केल, ठीक है, तापमान के स्केल है ये, क्योंकि इनको जब टेम्परेचर को हम किस में माप सकते हैं, या तो डिग्री सेल्सियस में, या फिर फ़ारेनहाइट में, या फिर केल्विन में, ठीक है। ये चीज़ हो गई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या था, वो क्वेश्चन पूछा था कि 60 डिग्री सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज कर सकते हैं, ये पूछा है, ठीक है। तो एक फॉर्मूला होता है, वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, वो ये आप लिख लो,
फॉर्मूला भाई देखो कॉपी बना लेना, मैं आपको बता दूं, मैं इंपॉर्टेंट ऐसे ही कराऊंगा आपको जो भी चीज़ होंगी। तो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखो C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 इजकल टू K माइनस 273/5। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भाई, इसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में बंद करके और लिख लोगे। ठीक है, अब देखो कभी भी तुमको, जैसे कभी भी तुमको अगर सेल्सियस में दे रखा हो, ठीक है, कोई भी डेटा सेल्सियस में दे रखा हो और फॉरेनहाइट में पूछे, तो आपको इन दोनों को सेट करना है, इन दोनों को लेना है बस सिर्फ। ठीक है, इन दोनों को लेना है, ठीक है ना, समझ रहे हो ना, कोई चीज नहीं, दिक्कत नहीं है। अगर आपको फॉरेनहाइट में दे रखा है, केल्विन में पूछ रखा है, तो आप इन दोनों को लोगे। ठीक है, अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है और केल्विन में पूछे, तो आप इन दोनों को ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी ले सकते हो मतलब कुल मिला के। तो 3 इक्वेशन है ये, C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 K माइनस 273/5। ठीक है, तो यहाँ पे F का मतलब फॉरेनहाइट है, ये भी स्केल है, C का मतलब डिग्री सेल्सियस है, लिख लेना, और K का मतलब होता है केल्विन। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब क्या है भाई, देखो अब जैसे मैंने क्या किया, आपका ये डिग्री सेल्सियस से फॉरेनहाइट में चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को लूंगा। मैंने क्या किया, C/5 इजकल टू F माइनस 32/9 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। C मतलब कितना दे रखा है, डिग्री सेल्सियस 60 दे रखा है, तो 60/5 कर दूंगा मैं, और F माइनस 32/9 ऐसे ही रख दूंगा। ठीक है, F माइनस 32/9। अब 5 से ये काटूंगा मैं, 5 से काटो कितनी बार, 5 1 5 5 2 10, तो 12 हो गया। 12 का गुणा इसमें करोगे 9 में, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1, 9 1 9 1 10, 108 आ गया। 108 इजकल टू F माइनस 32। ठीक है, अगर आप इस 32 को इधर लेके आओगे, तो 108 प्लस 32 करोगे, इजकल टू F का मान निकल आएगा। तो F का मान कितना निकलेगा भाई, 8 ये 0 10 की 0 हासिल 1, और 10 3 13 14। ठीक है, F बराबर कितना आ गया आपका, 140। क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको एक सवाल पूछ रहा हूं भाई, ठीक है, मैं आपको दे रहा हूं 50 डिग्री सेल्सियस, मैंने आपको दिया 50 डिग्री सेल्सियस दिया, इसको आपको कन्वर्ट करना है फॉरेनहाइट में, कन्वर्ट करना है। फॉरेनहाइट में क्या होगा और केल्विन में क्या होगा, अगर आप सीख पा रहे हैं तो प्लीज इसका आंसर देना, जरूर देना। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं 50 डिग्री सेल्सियस मैंने आपको दे दिया, ये फॉरेनहाइट में चेंज करके बताना और केल्विन में चेंज करके बताना। केल्विन में क्या करोगे, अब ये वाला C/5 इजकल टू K माइनस 273/5 लोगे बस। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन ले लोगे और इस इक्वेशन को रट लेना, याद कर लेना, बार बार लिख लेना, 10-15 बार लिख लोगे कॉपी में, रफ में, तो याद हो जाएगी। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कह रहा है वो, गेज यूज फॉर मेजरिंग स्मॉल एयर गैप्स एंड क्लियरेंस। मतलब कह रहा है कोई ऐसा गेज है, वायु अंतराल, जो मुक्तांतर को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब छोटी सी क्लियरेंस मापने के लिए यूज़ कर, जैसे बियरिंग है आपकी। ठीक है, बियरिंग में बॉल होती हैं, आपको सबको पता है, और बॉल के बीच में थोड़ा सा गैप होता है इस जगह पे। ठीक है, उसको मापने के लिए इसमें पत्तीदार होती हैं, ये क्या होता है भाई, फीलर गेज है। ठीक है, फीलर गेज यूज़ करते हैं उस गेज, छोटा सा गैप मापने के लिए, या फीलर गेज का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निहाई निम्न में से कार्य में प्रयोग की जाती है। तो आपको सभी को पता है कि निहाई जो होती है वो किस लिए यूज़ करी जाती है, निहाई बताइए, बताइए भाई। तो फॉर्जिंग के लिए यूज़ करी जाती है, मतलब हमारा जो कोई भी मटेरियल है उसको हम गर्म करते हैं, हॉट मटेरियल जो होता है उसको हम इसके ऊपर डाल के पीटते हैं। ठीक है, या फॉर्जिंग करते हैं, तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है जर्मन सिल्वर एक धातु है, मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर कैसी धातु है, किसका है बताइए, कॉपर जिंक निकल, या फिर जिंक निकल कोबाल्ट, या फिर निकल कोबाल्ट कॉपर एंड सिल्वर जिंक कॉपर। देखो एक बात बता दूं, जर्मन जो सिल्वर है उसमें सिल्वर तो होते ही नहीं है, सिल्वर है वो होती नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, सिल्वर नहीं होती, तो कॉपर जिंक निकल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ब्रास जो होता है, ब्रास, ब्रास मतलब पीतल, पीतल जो होती है वो किसका मिश्रण होता है बताइए। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, सभी को बताना, आप पढ़ रहे हो ना, कमेंट बॉक्स में बताना कि पीतल जो होती है वो किसका मिश्रण होता है, ये बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थर्मेट वेल्डिंग का। इससे समझिए, देखो कैसे, यहाँ पे कह रहा है इन थर्मेट वेल्डिंग प्रोसेस
आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर मिक्स टू रेशियो। थर्मेट वेल्डिंग प्रक्रिया में लोह ऑक्साइड तथा एल्यूमिनियम ऑक्साइड के अनुपात में मिलाया जाता है। तो सबसे पहले थर्मेट वेल्डिंग को समझो। थर्मेट वेल्डिंग जो है वो है क्या एक्चुअली में, देखो आपको बता दूं, आपको सभी को पता है जो रेलगाड़ी की पटरी होती हैं वो उसमें जॉइंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा। तो जॉइंट होते हैं, यहाँ पे वेल्डिंग होती है उनमें, वो एक तरीके का मालूम ही नहीं पड़ता। कभी देखना, अभी रेल की पटरियों पर जाते हैं तो 3-4 लोग एक वेल्डिंग करते हुए मतलब पाए जाते हैं आपको, ठीक है। छोटी सी एक क्रूसिबल होती है इस तरीके की, आपको दिखा दूँ मैं, इस तरीके की होती है वो, इस तरीके की, ठीक है, इस तरीके की होती है। तो यहाँ से मटेरियल डालते हैं और यहाँ भी इस तरीके को उसको सेट कर देते हैं और वेल्डिंग हो जाती है। तो थर्मेट वेल्डिंग जो होती है वो रेल की पटरी में होती है, रेल ही बोलते हैं इसको, ठीक है, पटरी में होती है, ध्यान रखना। तो इसका जो एक बात पूछ रहा है कि इसका जो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, तो ध्यान रखना। मिक्सचर जो होता है वो आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आयरन ऑक्साइड एंड रेशियो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम। तो आयरन ऑक्साइड का रेशियो होता है वो 3 होता है, मतलब आयरन ज़्यादा होता है, एल्यूमिनियम 1 होता है। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड ही बोल देता है, तो उल्टा हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। तो याद कर लो सही तरीके से कि आयरन 3 होता है, एल्यूमिनियम 1 होता है। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे फिर से देखो क्या रहा है। ए गियर व्हील हैज़ 36 टीथ, ठीक है, कह रहे हैं गियर है उसमें 36 टीथ हैं, मतलब 36 दांतें हैं, एंड 3 mm मॉड्यूल है, इट इज़ पिच डायमीटर। एक गियर चक्कर में 36 दंत और 3 mm मॉड्यूल है, उसकी पिच ज्ञात करो। तो पिच भाई बतानी है, कैसे करेंगे बोर्ड पे देखते हैं इसको फुल डिटेल में, ठीक है, एक ही चीज़ समझेंगे। चलो देखिए भाई, गियर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। आपको देखो गियर दे रखा है, कोई भी गियर मैं जैसे बनाता हूं, अभी देखो समझना गियर को, गियर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। मैंने क्या किया, मैं थोड़ा गियर बना रहा हूं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए चीजें। अब ड्राइंग बनानी पड़ेगी ना थोड़ा सही तरीके से। चलो जो भी है बन गया है, थोड़ा गलत बनाया, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये गियर है आपका, ठीक है, ये गियर है, और गियर जैसे मान लो आप एक तरीके का पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज करा जाता है गियर को, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आपने बेल्ट ड्राइव भी देखा होगा, जैसे पट्टा चालन कभी कभी देखा होगा आपने कि जैसे मान लो एक ये पट्टा घूम रहा है इस जगह पे, एक यहाँ पे घूम रहा है इस तरीके से, तो एक चक्की चलती है तो इस तरीके से पट्टा हमारा इस तरीके से चलता है, देखा होगा आपने, ठीक है। तो इस तरीके का हो जाता है, गलत क्यों बन रहा है, इस तरीके का बन जाता है। तो ये पुलिस होती हैं, ठीक है, पट्टा चालन इसको बोलते हैं। तो हम गियर की बात कर रहे हैं, ये क्या है, गियर। अब इसमें वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसके जो टीथ दे रखे हैं, दांत, ये क्या है भाई, ये हैं टीथ, दांत दे रखे हैं, ठीक है। इसका जो डायमीटर होता है वो ये क्या डायमीटर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है, डायमीटर मतलब व्यास होता है। तो टीथ जो दे रखे हैं, टीथ दांत दे रखे हैं, वो कितने दे रखे हैं, 36, ठीक है ना, 36 दे रखे हैं। और आपका व्यास जो वो मॉड्यूल दे रखा है इसका, ठीक है, इसका मॉड्यूल दे रखा है, मॉड्यूल वो देखा है 3, ठीक है। आपसे डायमीटर पिच पूछ रहा है, पिच डायमीटर। पहले इस चीज को समझो, पहले मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखो फॉर्मूले होते हैं कुछ, ठीक है। जैसे मॉड्यूल होता क्या है, मॉड्यूल, गियर के आपका और का मॉड्यूल पूछे तो मॉड्यूल बराबर होता क्या है, हिंदी में देख लो, इंग्लिश में भी देख लो, ठीक है। एम बराबर होता है
डी अपॉन टी होता है, मॉड्यूल हो गया, ठीक है। एम तो मॉड्यूल हो गया, इसको एम से डिनोट करेंगे, और डी हो गया तुम्हारा व्यास, गियर का व्यास हो गया, गियर का व्यास, अपॉन टी मतलब दांतों की संख्या, ठीक है, दांत की संख्या, ये हो गया। ये लिख लेना आप अपने से। तो मॉड्यूल जो होता है वो डी अपॉन टी मैंने याद कर रखा है, मॉड्यूल, ठीक है। तो डी अपॉन टी व्यास की, जो गियर का व्यास हो गया, ठीक है, गियर का व्यास मतलब गियर का डायमीटर ऑफ गियर एंड अपॉन नंबर ऑफ टीथ, ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहाँ पे पिच डायमीटर हो गया, पिच डायमीटर आपको याद करना है। तो मॉड्यूल बराबर क्या होता है, एम अपॉन डी अपॉन टी होता है। आपको दिया क्या क्या, देखो टीथ दे रखा है 36, एम दे रखा है 3, तो 3 ये दे रखा है, इक्वल टू डी आपको निकालना है, ठीक है। यहाँ पे डी जो है वो आपको निकालना है, तो डी निकालना है, और टी आपको दे रखा है कितना, 36 से गुणा इधर करोगे तो 3 × 36 आप इधर करोगे, इक्वल टू डी आ जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा भाई, 36 18 हासिल 1 और 3 × 9 1 10, 108। तो डी बराबर जो हो गया वो आपका 108 आ गया mm, ठीक है, जो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा होगा जहां तक है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय, मतलब कह रहा है वातिल ड्रिल द्वारा प्रचलित होती है। मतलब न्यूमेटिक जो ड्रिल है, न्यूमेटिक का ही मतलब हो गया आपके एयर से रिलेटेड, सबसे पहले आपको याद रखना है एयर से रिलेटेड हो गया। तो न्यूमेटिक ड्रिल जो होती है वो क्या होती है भाई, कंप्रेस एयर एनर्जी, ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा, कंप्रेस एयर एनर्जी से इसको हम चलाते हैं, ठीक है। जैसे आपने कभी वर्क किया होगा ITI वालों ने किसी कंपनी में, प्रोडक्शन कंपनी, तो वहाँ पे एक कंप्रेस एयर आती है, देखा होगा, न्यूमेटिक ड्रिल मशीन चला रहे हो तो वहाँ पे जो एयर आती है वो कंप्रेसर द्वारा आती है, कंप्रेस एयर होती है वो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या क्वेश्चन है, इन ग्राइंडिंग व्हील ग्रेड डिनोट्स द, मतलब कह रहा है एक घर्षण व्हील में ग्रेड जो होते हैं वो किससे सूचित करता है, ग्रेन साइज, कड़ साइज, टाइप ऑफ एब्रेसिव अपघर्षी का प्रकार, हार्डनेस कठोरता, या स्ट्रक्चर संरचना। देखो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको सभी को ग्रेड, ठीक है। ग्रेड जो होता है वो हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील होता है, ग्राइंडिंग व्हील की जो हार्डनेस होती है, कठोरता होती है, वो होती है, ठीक है। ये आपको पता होगा, जैसे A to I, I to P, Q to Z, ठीक है, इस तरीके से हो गया, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज़ पूछ रहा हूँ, आपने अगर पढ़ा होगा हार्डनेस ऑफ द ग्राइंडिंग व्हील, तो मैं आपको एक अच्छा देता हूँ, ठीक है, देता हूँ आपको J देता हूँ, J। आप J को J आ गया, आपसे पूछा कि किस तरीके की ग्राइंडिंग व्हील की कठोरता है ये, तो आप बताओ ना, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे ग्राइंडिंग के वीडियो देखिए, आपको एक ही चीज़ क्लियर हो जाएगी। उसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट पूरी दे रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है, आप बस प्लेलिस्ट फॉलो करो अच्छी तरीके से, ठीक है। अब फाइनली एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फाइनली ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इनमें से क्या प्रिवेंट मेंटेनेंस का भाग है, बताइए। लुब्रिकेशन होगा, या फिर ऑल ऑफ यहाँ पे सर्विसिंग होगा, या फिर इंस्पेक्शन होगा। इसका जो करेक्ट आंसर बताएगा भाई, सबसे पहले करेक्ट आंसर बताना कौन बताएगा, ठीक है, उसका नाम मैं बोलूँगा कल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली आपको क्या करना है भाई, सभी लोगों को क्या करना है, चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे हम क्या करते हैं, आगे नेक्स्ट क्लास रखेंगे, ज्वाइन टेलीग्राम से PDF आपको मिलेगी, PDF आपको टाइम से मिलेगी 7-8 दिन बाद, ठीक है। जब मुझे लगेगा आप सब्सक्राइबर इंक्रीज कर रहे हो, या फिर ITI के बंदे जो बढ़ा रहे हैं, तो ठीक है, नहीं तो PDF मैं प्रीमियम बेचूंगा, ठीक है, उनको ऐड करके अच्छी तरीके से प्रीमियम सेंड करूंगा मैं इकट्ठी एक साथ, ठीक है। जो भी प्राइस होगी वो मैं बेचूंगा उसके बाद में। DRDO, SSC, RRB, JEE, IOCL, HPCL, ONGC, बार्क, इसरो, सभी की तैयारी इस चैनल पर करवाई जाती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। और हो सके जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो प्लीज़ शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, जिससे क्या है मुझे पता चल जाएगा कौन कौन शेयर करता है, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई, जय हिंद।